हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पेपर की पार्ट बी में ये यूनिट 3 है, इसका नाम होगा मानव संसाधन विकास। सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं। आपको देखिए, मेंस के लिए आपको यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार पूरा सिलेबस, आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता हो, सिलेबस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब जैसे कि ये टॉपिक है मानव संसाधन विकास, यूनिट 3 है ये पार्ट बी की। अब इसमें देखिए, आपको शिक्षा पढ़ना है। शिक्षा में रहेगा आपका प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं बालिकाओं की शिक्षा। इसके बाद आपका रहेगा सामाजिक मुद्दे और कल्याणकारी कार्यक्रम, निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग और विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। तो इतने सारे टॉपिक ये हमें इस यूनिट 3 में कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए, पहले तो कुछ 3 मार्कर के रूप में हम देख लेते हैं। ये मैंने सीधे सीधे जो सिलेबस की लाइन है वहाँ से उठाए हैं। तो आपको ये सिलेबस की लाइन का एक एक लाइन है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 3 मार्कर आपके बनते हैं। ठीक है, तो पहला रहेगा आपका प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का क्या मीनिंग है, अगर ये 3 मार्कर में आ जाता है तो हमें क्या लिखना है। एक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें बच्चे को लिखना, पढ़ना और समझना सिखाया जाता है। ठीक है, ये अनिवार्य शिक्षा का प्रथम स्तर होता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में इससे संबंधित उपबंध है। ठीक है, तो जो अधिनियम आया था वह था अधिनियम 2009, ठीक है, जो कि 2010 से लागू हुआ था। तो आपको 3 मार्कर में ये 3 ऐसे पॉइंट छाप देने हैं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा की क्या परिभाषा बनेगी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। ठीक है, यह गुणवत्ता परक शिक्षा होती है तथा विशेष विषय में विशेषीकृत, जैसे कि देखिए कोई बीएससी करता है तो वह मैथ्स या साइंस में आपको उसमें मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। बीकॉम है अगर आपके पास तो वहाँ आपको कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो 3 स्तर रहते हैं आपके, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध। स्नातक मान लिया आपका जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह है तो ये आपके स्नातक स्तर पे आ जाएगा। इसके बाद आपका स्नातकोत्तर स्तर होता है जिसमें आपका एमए, एमकॉम, एमएससी इस तरीके का। शोध में रहेगा आपका, जैसे आप पीएचडी करते हैं तो वो आपका शोध वाला स्तर कहलाएगा। ठीक है, कि इंजीनियरिंग हुई, कृषि स्नातक हुई, बीकॉम हुई, बीएससी हुई, है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूजीसी 1953 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका जो पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, इसकी स्थापना में मुख्य जो भूमिका रही थी वह राधा कृष्णन आयोग 1948 की थी तथा 1956 अधिनियम के तहत इसे वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा। अब देखिए, तकनीकी शिक्षा का क्या मतलब होगा, इसमें आप क्या परिभाषा लिखेंगे। ये आपको यहाँ जो मैं आपको अभी ये जो 3 मार्कर बता रहा हूँ, आपको जब आप 5 मार्कर या 11 मार्कर में इनसे संबंधित क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे भी आप ये परिभाषा के रूप में और फैक्ट के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन यहीं से बना सकते हैं आपका। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा में हो जाएगा आपका ज्ञान के साथ प्रायोगिक कार्य भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक, जैसे मान लीजिए आप बीकॉम या बीएससी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको केवल उन विषयों का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन तकनीकी शिक्षा में क्या रहेगा, तकनीकी शिक्षा मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उनकी उस विषय से संबंधित जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल होंगे, उस विषय से संबंधित जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको तकनीक की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य होता है इसका रोजगार परक कौशल प्रदान करना। क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने का क्या पर्पज़ रहेगा आपका, आपको अच्छी जॉब मिले। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो तकनीकी शिक्षा रहती है उसका उद्देश्य रहता है आपको रोजगार पर कौशल प्रदान करना। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी, इस तरीके के इसमें आप ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थान है आपका AICTE 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
तकनीकी शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा आप एनसीवीटी के अनुसार लिख सकते हैं। व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल अभिवृत्तियों की शिक्षा क्या कहलाएगी? आपकी व्यावसायिक शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई। ठीक है, यहाँ पे एक जो फैक्ट है ये आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये फैक्ट आप आगे 5 या 11 मार्कर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, जैसे कि जो भारत में बजट है उसका मात्र 0.1% व्यावसायिक शिक्षा पे खर्च होता है, जबकि जो चीन है वहाँ पे 2.5% व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है। इस कारण भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका पिछड़ापन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आईटीआई। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी श्रम उपलब्ध कराने के लिए आईटीआई में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फिटर हुआ, स्टेनो हुआ, यह आईटीआई श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और ये फैक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, और इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वह व्यावसायिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट चिकित्सा शिक्षा। देखिए, चिकित्सा शिक्षा में क्या लिखेंगे आप? ये चिकित्सा शिक्षा में विशेष ज्ञान, प्रायोगिक कार्य, उपकरण संचालन, अन्य व्यावहारिक कार्य जो कि चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से सिखाए जाते हैं, चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेडिकल काउंसिल इंडिया एमसीआई 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे संबंधित संस्थान है जो कि दिल्ली में है। ये इसका सर्वोच्च संस्थान है। यहाँ आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि देश में लगभग 395 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या बढ़ गई है तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्राथमिक शिक्षा यह सार्वभौमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्राथमिक शिक्षा क्या है। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्या कार्यक्रम है। तो यहाँ से आपका ये 5 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है। 3 मार्कर में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ से अगर 5 मार्कर बनता है या फिर 11 मार्कर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? शिक्षा की सभी तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक या सार्वभौमिक शिक्षा का आरंभ किया गया। ठीक है, इसकी परिभाषा देंगे आप। 1 से 8 कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा जिसमें लिखना पढ़ना व समझना आदि होता है, ये प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप संविधान में इसके संबंधित क्या उपबंध है वो लिख देंगे। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आपका इसमें लिखेंगे अपन उद्देश्य क्या है इसके। तो उद्देश्य में आपका पहला उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक श्रेणी को समाप्त करना। सामाजिक श्रेणी का क्या मतलब रहेगा? सामाजिक श्रेणी का मतलब होता है कि जो बालक बालिका में, लड़के और लड़की में जो भेद किया जाता है वह समाप्त करना। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि जैसे कई परिवारों में या गांव में अधिकतर ये देखने को मिलता है, लड़के को तो पढ़ाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है, परंतु लड़कियों को घर के काम में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक श्रेणी कहलाती है। तो इसका प्रारंभिक शिक्षा का पहला और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह क्या है? इसी सामाजिक श्रेणी को समाप्त करना। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट बनेगा इसमें सार्वभौमिक सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना। सार्वभौमिक सुलभ शिक्षा मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच को बनाना, सभी को आसानी से एवं सरल तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके संबंधित कई सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, कई सारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट इसमें साक्षरता दर बढ़ाना। नेक्स्ट हो जाएगा बुनियादी समझ विकसित करना। अब बुनियादी समझ का क्या मतलब रहेगा? पढ़ की अपेक्षा पढ़े लिखे में चीज़ों को समझने की, तर्क करने की जो समझ होती है वह अच्छे से विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक अन्य उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ लिखेंगे कि शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। यह वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। स्वरूप कैसा है? ये संपूर्ण भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आप इसके उद्देश्य क्या रहेंगे? पहला उद्देश्य रहेगा आपका सार्वभौमिक शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता। ठीक है, इसके बाद आपका सामाजिक श्रेणी। सामाजिक श्रेणी मतलब बालक बालिकाओं में जो भेदभाव रहता है शिक्षा के लिए वह समाप्त करना। ठीक है, इसके बाद आपका 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। यह संविधान में अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चाहें तो बंद भी डाल सकते हैं। अभियान से संबंधित कार्यक्रम में देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका।
राज्य शिक्षा केंद्र की स्थापना भोपाल में की। उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना। उसके बाद शिक्षा गारंटी कार्यक्रम। शिक्षा गारंटी के अंतर्गत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद है आपका कस्तूरबा बालिका विद्यालय। 2004 में ये प्रारंभ किया गया था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें बालिकाओं के लिए छात्रावास प्लस स्कूल दोनों की उपलब्धता दी गई है, जो कि निःशुल्क रहेगा। ठीक है, मतलब उनको निःशुल्क छात्रावास प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ वही उनकी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका शिक्षण कार्यक्रम, ये 2003 से प्रारंभ किया गया था। इसमें बालिकाओं के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी तथा जो बालिका विद्यालय होंगे उनमें शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। मानव संसाधन में शिक्षा की भूमिका, महत्व या उपयोग, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है या फिर शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 2019 में भी आ चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना रहेगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? देश के लोग उस देश के लिए सबसे अमूल्यवान संसाधन होते हैं यदि वह स्वस्थ एवं शिक्षित और कुशल हों। ठीक है, प्रमुख महत्व है। इसके बाद अन्य महत्व में। ठीक है, तो प्रमुख में देख लेते हैं। बुद्धि एवं तर्क का विकास। शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर होता है? ये जो शिक्षित होता है उसमें तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसकी बुद्धि एवं तर्क का अधिक विकास हो जाता है। तो ये आप यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद है आपका कौशल का विकास। विशेष कार्य हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षा के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आप ITI हुई, ठीक है, ITI हुई, अगर पॉलीटेक्निक हुई, इसमें आपको विशेष प्रकार के जो व्यावसायिक कार्य हैं उनको करने की यहाँ पे आपको शिक्षा दी जाती है। तो ये आप यहाँ से कौशल विकास होगा, मानव संसाधन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में क्या रहेगा आपका? तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आपकी तकनीक का विकास होगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हैं कि भाई मानव संसाधन बनता है कौशल और शिक्षा के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक उत्पादन। अब देखिए, जैसे तकनीकी विकास होगा, शिक्षा के माध्यम से कुशलता आएगी, औद्योगिक उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आधारभूत अवसंरचना का विकास। आधारभूत अवसंरचना के विकास में क्या होगा कि शिक्षा होगी, शिक्षा से व्यक्ति कौशल का विकास होगा, इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा। तो इस तरीके से ये पूरे एक चेन के रूप में काम करेगा। ठीक है। इस अन्य पॉइंट है वो देख लेते हैं। आपकी बेरोजगारी में कमी आएगी, क्योंकि व्यक्ति को रोजगार मिलेंगे। अगर वह शिक्षित होगा, कुशल होगा, तो उसको रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बेरोजगारी में कमी आएगी तो इससे गरीबी में भी कमी आएगी। ठीक है। व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो वह अपने हक के प्रति जागरूक होगा। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में शिक्षित व्यक्ति कुशल मानव संसाधन के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा। व्यक्ति को सम्मान की प्राप्ति होगी अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, विकसित होगी, देश का विकास होगा। स्वास्थ्य का विकास, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है। इसके बाद और पॉइंट हो जाएंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। देखिए, शिक्षित होगा तो वह देश के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएगा। जैसे कई सारी कंपनियां हैं, उनके CEO भारत से है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना। तो ये इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनेगी। जैसे आपके सुंदर पिचई हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, तो ये भारत का नाम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन होगा। ठीक है। अनुसंधान के क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है। इसके बाद यातायात और संचार के माध्यमों का विकास होगा। तो इस तरीके से आपके ये कई सारे पॉइंट हो जाएंगे। आप अगर ये 11 मार्कर में आता है या 5 मार्कर में आता है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म है। 2013 में इसका प्रारंभ किया गया। HRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसके द्वारा एक गौतम समिति का गठन किया गया था। उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित ये गौतम समिति थी। इसके सुझावों के आधार पर ही
रूसा अभियान प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो देखिए उच्च शिक्षा में प्रशासन, शिक्षण पद्धति और अवसंरचना किए गए सुधार के आधार पर यह अभियान प्रारंभ किया गया। कारण क्या रहेंगे? तो सबसे पहला कारण हो जाएगा आपका गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाई जाए, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, महिला वर्ग, SC ST वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को अवसर देना, एकीकृत शिक्षा प्रणाली का विकास करना। ठीक है, अब इस समिति ने जो सुझाव दिए थे वह सुझाव क्या थे? सबसे पहला है आपका उच्च शिक्षा में बजट को बढ़ाया जाए, बजट जो खर्च है उसको उच्च शिक्षा के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट रहेगा स्वायत्ता संस्थानों को, जो संस्थान है उनको अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाए। जैसे आपके जो IIT या IIM रहते हैं उनमें काफ़ी उनको स्वायत्ता दी गई है, उसी आधार पर जो विश्वविद्यालय हैं उनको भी स्वायत्ता प्रदान की जाए। इसके बाद है आपका क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों का विकास किया जाए। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए। विश्वविद्यालयों में जो छात्र राजनीति है उसको नियंत्रित किया जाए। विश्वविद्यालयों में अधिकतम कॉलेजों की संख्या को निर्धारित किया जाए। तो ये इसके सुझाव थे, इसके आधार पर रूसा अभियान लाया गया। इस अभियान ने कुछ उपलब्धियां रही हैं इसकी। तो इसकी सबसे पहली उपलब्धि थी 2000 राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शिक्षक पदों पर जो रिक्तियां थी उनको भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 54 नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना की गई। व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना की गई 29 जिलों में। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं जो आप इसके अंत में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा NCERT। देखिए इसमें NCERT पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसमें किस तरीके से लिखेंगे? पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो स्थापना का उद्देश्य था वह क्या था? स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो इसके अन्य उद्देश्य रहेंगे उसमें सबसे पहला रहेगा आपका नवीन पाठ्यक्रम सृजन। ठीक है, इसके बाद आपका केंद्र राज्य के मध्य समन्वय, साथ ही साथ आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व अन्य शैक्षणिक संगठनों में समन्वय की स्थापना करना, अनुसंधान, स्कूल शिक्षा से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा में न्यूनतम मानकों की स्थापना करना, नवाचार को बढ़ावा देना, स्कूल शिक्षा में एकरूपता एवं समन्वय को स्थापित करना, इसी के साथ जो शिक्षक ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना, केंद्र व राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देना। तो ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। NCERT के अलावा कोई अन्य संस्थान के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपका AICTE के ऊपर आता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर आपका NLU या UGC या NCHER, इनमें से किसी भी संस्थान के ऊपर जो उच्च शिक्षा संबंधित अन्य संस्थान है, अगर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको यही क्वेश्चन सब में आपको लिखना है। ठीक है, ये जो आपको आंसर बताया मैंने यही आपको सभी में काम आएगा। अब देखिए आपको करना क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए AICTE पर आपका क्वेश्चन आया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पे आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, या फिर इसका क्या उद्देश्य है वो लिखने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका आप बस ये याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ हमने उद्देश्य लिखा था स्कूल शिक्षा संबंधित मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देना, है ना, तो वहाँ उद्देश्य हो जाएगा स्कूल शिक्षा के स्थान पर आपका तकनीकी शिक्षा। ठीक है, तो जो उसके कार्य उद्देश्य रहेंगे उसमें आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए नवीन पाठ्यक्रम है तो तकनीकी शिक्षा में नवीन पाठ्यक्रम, ठीक है, तकनीकी जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय उनमें समन्वय, केंद्र राज्य के बाद समन्वय, ठीक है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मानकों का विकास करना, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से आपको केवल वहाँ तकनीकी शिक्षा आगे जोड़ना रहेगा। ये आपके सारे पॉइंट वही सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे अगर मान लीजिए जैसे NLU आता है आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपको केवल वही करना है, यहाँ विधि शिक्षा आगे जोड़ देंगे, बाकी सारे पॉइंट आपके यही चलेंगे। ठीक है, यहीं पे मान लीजिए आपका आ जाता है NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। इसमें आपको अध्यापक शिक्षा आगे जोड़ देना है, जो आपका स्कूल शिक्षा इसके स्थान पर आपको अध्यापक शिक्षा जोड़ देना है और बाकी के सारे यही पॉइंट लग देने हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है
जैसे मान लीजिए NCVT आ जाए तो उसमें आप व्यावसायिक शिक्षा आगे जोड़ दीजिएगा, बाकी सारे यही पॉइंट आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप यहाँ से उसको कर सकते। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो UGC। तो UGC पे क्या है आपकी, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना एवं कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए आप करना क्या है, आपको स्थापना के बारे में बता देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की फुल फॉर्म है, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के आधार पर इसकी स्थापना हुई। 1948 में जो राधाकृष्ण आयोग बना था, स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करने का अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इसी के आधार पर 1954 में इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित किया गया। इसी के साथ 1956 अधिनियम के तहत इसे वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये तो इसका आपने वो बता दिया, इसकी परिचय दे दिया, ठीक है। इसके बाद है इसकी संरचना। तो संरचना में देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, साथ ही इसके 12 आपके सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके साथ ही इसमें जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या 6 है, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, गुवाहाटी और बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो आप इसमें भूमिका में लिख सकते हैं या फिर इसके कार्य में शुरुआत में लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वित मापदंडों का निर्धारण एवं अनुरक्षण करने वाला यह राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। ये इसको आप या तो शुरुआत में भूमिका में लिख दीजिए, या आप जब इसके उद्देश्य लिखें या फिर इसका कार्य लिखें वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अन्य कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा आपका मानकों का निर्धारण करना, तो शिक्षा के न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना। इसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा जो कि शैक्षिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, धनराशियों की स्वीकृति करना, अनुदान का संवितरण करना, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक वेतनमान सुधार, आपका नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है, परामर्श देना, शिक्षा का विस्तार एवं विकास, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए जो शिक्षा स्तर है उसका निर्धारण करना, ठीक है। इसके बाद आपका छात्रावासों का निर्माण करना, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो इस तरीके से आपका ये 8-10 पॉइंट हो जाएंगे जिसके कार्य में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका UGC का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि UGC के पुनर्गठन के लिए आचार्य राममूर्ति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की सबसे पहले आप यहाँ परिभाषा देखेंगे। NCVT के अनुसार व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल या अभिवृत्तियों की शिक्षा क्या कहलाती है, आपकी व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। आप अगर ये परिभाषा ना लिखना चाहें, इसके अलावा आप और सरल परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कार्य विशेष हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा कौशल का विकास करना व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। इसमें आप उदाहरण बता दीजिएगा, जैसे फिटर ट्रेड हुई आपके ITI में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ एक ये डायग्राम बना सकते हैं। मानव को मानव संसाधन उसका कौशल और तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आप इसकी विशेषताएं अगर पूछी जाती हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, क्या समस्याएं हैं एवं उनके समाधानों हेतु सुझाव दीजिए, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि व्यावसायिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में हो जाएगा आपका सबसे पहला कुशल श्रम। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुशल श्रम का निर्माण किया जाता है। इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा क्या है, एक तरीके की व्यावहारिक शिक्षा है जिससे कौशल व्यक्ति में कौशल का विकास होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा, ठीक है। गरीबी से लड़ने में ये सहायता करेगा। तो इस तरीके से आप इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें समस्याएं अगर आती हैं तो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो समस्याओं में देखिए वही समस्याएं जो सभी क्षेत्रों में रहती हैं, ठीक है। ये आप यूनिवर्सल मान सकते हैं, ये आप कहीं भी इनको लिख सकते हैं, चाहे वह उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, या उसमें यही समस्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा इसमें पुरानी शिक्षा पद्धति है हमारे यहाँ, ठीक है। तकनीकी जो पिछड़ापन है, ये तकनीक का अभाव है, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव है, ठीक है। जो आपके संस्थान है उनमें जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण उतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ठीक है। अनुसंधान का अभाव रहता है। इसके अलावा ढांचागत जो आपकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई आपकी
कोई संस्थान है वहाँ पे आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है ना, प्रयोगशालाएँ नहीं है, प्रायोगिक कार्यों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस तरीके की आप कई सारी समस्याएं अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, तो इस तरीके से आप इसमें कई सारे पॉइंट अपने लिख सकते हैं। इसके बाद इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सुझाव रहेंगे उसमें आप क्या लिखिएगा कि भाई जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इन संस्थानों को जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें उनकी वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाए। अवसंरचना के विकास पर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इंटर्नशिप को अनिवार्य किया जाए। मान लीजिए ITI से कोई किसी ट्रेड में डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, तो उसे उसी से संबंधित जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको इंटर्नशिप के रूप में कार्य करने का मौका मिले। तो इस तरीके से क्या होगा कि वह जो वास्तविक जो कार्य रहता है वह सीख लेगा, तो इस तरीके से उसके कौशल का अधिक अच्छे से विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सारे पॉइंट लिख सकते हैं। सरकार के क्या प्रयास हैं, तो उसमें आप बता दीजिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ITI की स्थापना की जा रही है, तो उनमें क्या होगा, जो प्रशिक्षण रहेगा वो इंडस्ट्रियल एरिया में उनको जो विभिन्न इंडस्ट्री हैं उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने पे सरकार ये इस तरीके का एक जो है वो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ कुछ फैक्ट डालना चाहें तो इसमें आप फैक्ट लिख सकते हैं। PM कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिससे के तहत कौशल विकास हेतु कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, 2020 तक इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक फैक्ट है ये आप यहाँ डाल सकते हैं। तो शिक्षा के जो बजट है उसका 0.1% ही व्यावसायिक शिक्षा पे खर्च किया जाता है, जबकि चीन में यह 2.5% है, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के आप कुछ फैक्ट डालेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिकित्सा शिक्षा। अब देखिए चिकित्सा शिक्षा में अभी तक तो इससे कोई प्रश्न आया नहीं है, क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा था 2020 के सिलेबस में, तो हो सकता है इससे 5 मार्कर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, या फिर इसमें 3 मार्कर भी क्वेश्चन आपका आने की संभावना, 11 मार्कर की संभावना इसमें काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप केवल इसकी एक परिभाषा याद रखिए और चुनौतियाँ सुझाव जो सब में कॉमन रहेंगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले भूमिका आपको लिखनी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भारत में चिकित्सा शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक है, कई सारे जो ऋषि मुनि है वो उनका नाम आप बता सकते हैं, जैसे सुश्रुत हैं, कणाद हैं, चरक हैं। ठीक है, उनके ग्रंथ हैं, वेदों में चिकित्सीय ज्ञान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप एक भूमिका अगर चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा की जो परिभाषा है उससे क्या आशय है वो देखते हैं। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार चिकित्सा शिक्षा से आशय है चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, उपकरणों व यंत्रों के संचालन की विधि तथा व्यावहारिक कार्य जो चिकित्सीय संस्थानों के माध्यम से की जाती है, क्या कहलाएगी आपकी चिकित्सा शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यह किस तरीके की शिक्षा है, ये शिक्षा का उच्च स्तर है जो कि ऐच्छिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि देश में इस समय तक 703 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। ये जून 2023 का आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, तो वही चुनौतियाँ सभी क्षेत्रों में कॉमन है, वही चुनौतियाँ यहाँ पे भी रहेंगी। ठीक है, जैसे कि आपका मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है। ठीक है, अनुसंधान पे व शोध पे बल नहीं दिया जाता, पिछड़े जो राज्य हैं वह क्षेत्र हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना नहीं की गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है वो भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप ना होना, निजी संस्थान जो होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में उनमें काफ़ी ज़्यादा आपकी जो फीस रहती है वो काफ़ी अधिक रहती है। ठीक है, इसके अलावा एकीकृत स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना, तो इस तरीके के आपके चुनौतियों के पॉइंट रहेंगे। अब जो सुझाव रहेंगे इसका तो वो आप अपने से खुद से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है तो आप अपने से खुद से बनाएं इसमें। ठीक, शिक्षा का अधिनियम 2009 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी पूरी। तो शिक्षा का अधिनियम 2009, इसमें आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। लागू वर्ष 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। क्षेत्र विस्तार इसका संपूर्ण भारत इसका क्षेत्र रहेगा। ठीक है, भूमिका में लिख सकते हैं
संविधान के अनुच्छेद 21 का, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को यह कानूनी रूप देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी भूमिका आप बना सकते हैं। अब इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वह देख लेते हैं। प्रावधानों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रमुख प्रावधान व अन्य प्रावधान। तो प्रमुख प्रावधान देखते हैं। सबसे पहला रहेगा जो बीपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवारों के बच्चे, बीपीएल का अर्थ है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए निजी तथा सरकारी जो विद्यालय रहेंगे वहाँ पे 25% सीटें रिजर्व की जाती हैं। चाहे वह निजी विद्यालय हो, अनुदान प्राप्त विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, उनमें 25% सीटें आपके बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं उनके द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट रहेगा इसका वित्तीय भार। इसके तहत जो भी वित्तीय भार होगा वह केंद्र व राज्य सरकारें दोनों मिलकर उठाएंगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा रहेगा 65% व राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा 35%। देन इसके बाद है इसमें शिक्षक छात्र अनुपात। इस अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र रेशो 1:30 करने की बात कही गई है, अर्थात 30 छात्रों पर एक शिक्षक को अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रत्येक 1 किलोमीटर पर आपका एक विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद आएगा आपका अगला प्रावधान है जो वह रहेगा नो डिटेंशन पॉलिसी। अब देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या अर्थ है। नो डिटेंशन पॉलिसी में इसका मतलब है फेल ना करने की नीति। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने का इसमें प्रावधान रखा गया। तो ये काफ़ी इसमें मतलब काफ़ी विवाद भी हुआ। आगे चल के इस प्रावधान को सरकार ने हटा लिया था। एसर आपने सुना होगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक एनजीओ है, उसने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला कि कक्षा 5 तक के जो 44% छात्र हैं वह कक्षा 2 के पाठ्यपुस्तक को भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपका विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता, सीधे ही उनको सभी को सीधे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। कक्षा 8 तक का यह नियम था नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा ह्रास हुआ। जिसके पश्चात इस जो एसर की जो रिपोर्ट आई, इसके बाद सरकार ने यह जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी इसको वापस ले लिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रावधान है आपका फीस निष्कासन। तो देखिए फीस निष्कासन का अर्थ है कि फीस ना देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य इसमें जो प्रावधान रहेंगे, जैसे कि निजी ट्यूशन पर रोक लगा दी गई। गैर शैक्षिक गतिविधियों में जो शिक्षक रहेंगे उनको गैर शैक्षिक गतिविधियों से दूर रखा जाएगा। ठीक है, दंड में आपके शारीरिक और मानसिक दंड जो रहेंगे उन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद वेतनमान में जो शिक्षक हैं उनके वेतनमान में वृद्धि का प्रावधान किया गया। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी, अर्थात स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ड्रॉप आउट जो दर है उसमें कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 2 कैटेगरी में आपके प्रावधान बांट सकते हैं, एक प्रमुख, दूसरा आपका अन्य। ठीक है, इसके बाद आप इसमें जो कंक्लूजन है वहाँ आप लिख सकते हैं, एक ये रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं जो एसर की ही रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि जो ड्रॉप आउट रेशो है 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वह मध्य प्रदेश में 44.09% है, जबकि केरल में यह सबसे कम है जो कि 10% है। तो मध्य प्रदेश में यह सर्वाधिक है। तो आप यहाँ पे एक ये पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये शिक्षा का अधिनियम 2009 कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा। अब देखिए उच्च शिक्षा में आप सबसे पहले इसकी परिभाषा में लिखिएगा, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ये क्या कहलाती है, उच्च शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसमें गुणवत्तापरक रहती है तथा विशेष विषय में विशेषीकृत रहती है। विशेष विषय में विशेषीकृत का क्या मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में आपने मैथ सब्जेक्ट लिया या साइंस लिया या आपने कॉमर्स लिया, तो आपको उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। तो इस तरीके से ये विशेष विषय में विशेषीकृत रहती है। इसके 3 स्तर रहते हैं। पहला रहेगा आपका स्नातक, इसके बाद स्नातकोत्तर, उसके बाद शोध। ठीक है, जैसे कि स्नातक में आपका बीएससी हुआ, बीए हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, इस तरीके के। इसके बाद स्नातकोत्तर में आपका रहेगा एमएससी हुआ, एमए हुआ, एमकॉम हुआ। ठीक है, इसके बाद शोध जो रहेगा स्तर, इसमें आपका पीएचडी रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं इंजीनियरिंग, कृषि स्नातक, बीएससी,
BCom, इस तरीके के यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं। अब इसमें आता है आपका उच्च शिक्षा के क्या घटक हैं, ये आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। तो आप यहाँ इंट्रोडक्शन में तो ये लिख दीजिएगा उच्च शिक्षा की क्या परिभाषा, वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आप इसके घटक में देखिए, सबसे पहले इसके 5 घटकों को आप बता सकते हैं। यहाँ पे इसके 5 घटक हैं। पहला है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके बाद आपका निजी विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इन पांचों में आप एक एक लाइन में इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये केंद्रीय अधिनियम के द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय रहेंगे या निगमित जो विश्वविद्यालय रहेंगे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय में आ जाएगा कंपनी अधिनियम 1956 या सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय आपके निजी विश्वविद्यालय की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद है आपका सम विश्वविद्यालय, तो सम विश्वविद्यालय में लिखा जाएगा UGC की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इनको सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय, संसद नियम द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय रहेंगे वे राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय कहलाएंगे। इसके बाद आता है आपका राज्य विश्वविद्यालय, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिनियम के तहत जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी वो राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये उच्च शिक्षा और उसके घटक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में या मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसमें देखिए आप ये 5 मार्कर में भी आ सकता है और 11 मार्कर में भी आ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका 11 मार्कर में कि भारत में उच्च शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, पहले इसमें आप उच्च शिक्षा की शुरुआत में आप इसकी उच्च शिक्षा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसका उदाहरण दे दीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। इसमें आप अलग अलग कैटेगरी में उच्च शिक्षा के आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप पहले ये बना के इसके बाद आप प्रमुख और अन्य उसमें भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा आपका उच्च शिक्षा की परिभाषा। मैंने आपको अभी पहले ही बताई थी कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली गुणवत्ता परक एवं विशेष विषय में विशेषीकृत शिक्षा उच्च शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसका चुनौतियों में आप यहाँ एक फैक्टर डाल सकते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ये 2013 में इसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था गौतम समिति। तो इस समिति ने कुछ जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया था, तो वहीं से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको कोट कर सकते हैं कि गौतम समिति के द्वारा निम्नलिखित चुनौतियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा आपका अवसंरचना। तो देखिए अवसंरचना में क्या रहेगा आपका कि आधारभूत अवसंरचना का अभाव है। अब आधारभूत अवसंरचना से क्या मतलब है, कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ढंग के क्लासरूम नहीं है, आपके प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, वो प्रयोगशालाएं आपकी नहीं बनी हैं। ठीक है, बिल्डिंग जो उनकी है वो जर्जर हालत में है। तो इस तरीके से अधिकतर जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें कमियां देखने को मिलती हैं। का सेकंड पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे गुणवत्ता। तो गुणवत्ता इसमें आप क्या लिखेंगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार नहीं किया जाता, पुराने ढर्रे पर ही आपके जो शिक्षा पद्धति वह चल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेज़ों के टाइम की, वही हम अभी भी वही शिक्षा पद्धति पे कायम है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट यह बता सकते हैं कि जो विश्व के जो टॉप 100 कॉलेज हैं उसमें भारत का एक भी कॉलेज का नाम नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका आर्थिक में लिखें आप कि जो जैसे देखिए अब जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें सीटें कम रहती हैं। ठीक है, जबकि निजी जो कॉलेज रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है। जैसे कि मान लीजिए आप जो इंजीनियरिंग है या फिर मेडिकल है तो उसमें काफ़ी कम सीटें रहती हैं सरकारी कॉलेजों में, जबकि फिर निजी अगर कॉलेज से कोई करना चाहे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीस रहती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद है आपका सामाजिक में आप लिखें कि वंचित वर्ग, महिला वर्ग, इनकी काफ़ी कम भागीदारी है इस क्षेत्र में। ठीक है, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आएगा आपका केंद्रीयकरण। देखिए केंद्रीयकरण में क्या मतलब है इसका कि जो अधिकतर बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वह बड़े शहरों में ही स्थित हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम MP की बात करते हैं
तो यहाँ पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े जो शहर हैं वहीं पे अधिकतर बड़े कॉलेजों की स्थापना की गई है, जबकि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आपके इस तरीके के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वह देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीयकरण हो रखा है इनका बड़े शहरों में। यही स्थिति भारत में आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली है जो, वहाँ पे आपको अधिकतर जो बड़े कॉलेजेस हैं वह वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीयकरण है जिसके तहत सभी जो बड़े कॉलेज हैं वह बड़े शहरों में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका राजनीतिक दखलंदाजी। राजनीतिक दखलंदाजी में आप देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वह आपके जो राजनीति का अड्डा बन चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे छात्र राजनीति, राजनीतिक पार्टियों के जो कई सारे छात्र राजनीतिक विंग हैं वो वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनेगा वित्त का अभाव। तो यहाँ पे देखिए सरकार का जो बजट रहता है उसमें उच्च शिक्षा पर लगभग 1.5% ही खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बना के यहाँ पे आप अलग से एक को लिख सकते हैं फैक्ट, जिसमें आप बताएं कि उच्च शिक्षा पे जो कुल खर्च किया जाता है उसका 70% लगभग, आपका जो 70% है वह आपका जो आपके आईआईटी या आईआईएम है, जो आपके आईआईटी आईआईएम है उन्हीं पर खर्च कर दिया जाता है, जबकि वहाँ पे मात्र 3% ही छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप एक यहाँ पे फैक्ट डाल सकते हैं। ये आपका जो 11 मार्कर है अगर आपका, तो वहाँ पे काफ़ी आंसर जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कुछ अन्य इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि रोजगार परक शिक्षा का अभाव है, जो शिक्षक हैं वे प्रशिक्षित नहीं होते। ठीक है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इसमें आप एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाषाई अवरोध है। भाषाई अवरोध में क्या रहेगा, जैसे कि शिक्षा के जो माध्यम है वह अंग्रेजी है। ठीक है, जो उच्च शिक्षा के अधिकतर पाठ्यक्रम रहते हैं वह अंग्रेजी में रहते हैं, जैसे मेडिकल की हुई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई वो अंग्रेजी में होती है, तो ये एक भाषाई अवरोध है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि उत्पादकता और नवाचार विचारों की कमी है, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव है, व्यावसायिक आवश्यकताओं से समन्वय नहीं है। ठीक है, इस तरीके के आप एक दो पॉइंट और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 11 मार्कर है तो आपको लगभग वहाँ पे 10 से 11 पॉइंट यहाँ पे लिखने रहते हैं, तो ये आपके काफ़ी हो जाएगा इतना। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ हैं वह कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं का अगला टॉपिक रहेगा इसमें तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा में सबसे पहले आपकी परिभाषा रहेगी, जिसमें ज्ञान के साथ प्रायोगिक कार्य शामिल हो, आपकी क्या कहलाती है, तकनीकी शिक्षा कहलाती है। उसके उद्देश्य क्या है, छात्रों को रोजगार परक कौशल प्रदान करना। ठीक है, फिर इसमें आप लिख सकते हैं इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, ये सब आदि को तकनीकी शिक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ प्रमुख जो संस्थान है उनके नाम बता सकते हैं, जैसे कि आईआईटी हुआ आपका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईएम, भारतीय प्रबंधन संस्थान, एनआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईएससी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो इस तरीके के आप कुछ यहाँ पे उदाहरण में नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप बताएं कि तकनीकी शिक्षा आपको कौशल, तकनीकी शिक्षा से क्या होता है, आपका कौशल का विकास होता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा, आपका जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और ये मानव संसाधन का विकास करेगा। तो ये एक आप फ्लो चार्ट के रूप में तकनीकी शिक्षा के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि तकनीकी शिक्षा के क्या लाभ हैं, तकनीक के लाभ होते हैं वही तकनीकी शिक्षा के लाभ हैं। इसमें आप कई सारे एस्पेक्ट बता सकते हैं, जैसे कि आप बता दीजिए अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, इस तरीके के आप यहाँ पे आप इन पॉइंटों को रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ बता सकते हैं जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, जीवन स्तर की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है, राष्ट्र का विकास होता है, अवसंरचना का विकास होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, यातायात संचार के माध्यमों का विकास होता है, कुशल मानव संसाधन का निर्माण होता है। तो इस तरीके के पॉइंट आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि तकनीकी शिक्षा के क्या लाभ हैं उसमें। ठीक है, निःशक्त वर्ग एवं वृद्धजन से संबंधित सामाजिक मुद्दे और उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वृद्धजन। तो आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे, जैसे वृद्धजन से संबंधित, या तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि वृद्धजनों से संबंधित समस्याएं क्या हैं, उनके संबंधित क्या कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या फिर उनसे संबंधित योजनाएं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले वृद्धजन की परिभाषा बतानी है।
ठीक है, ये आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं। जीवन का अनुभवी पड़ाव, आयु मानव जीवन के औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है, ये क्या कहलाती है? वृद्धावस्था कहलाती है। ठीक है, भारत में लगभग 10 करोड़ के करीब आपके वृद्धजन है, जो 17.23% बैठता है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है डाटा। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि 60 प्लस की आयु वृद्धजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर फैक्ट डालना है तो आप लिख सकते हैं संघाई प्लान ऑफ एक्शन 2002, मैड्रिड प्लान 2002, यूएन सम्मेलन 1948 इससे संबंधित हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप समस्याएं देखते हैं, वृद्धजनों की क्या क्या समस्याएं रहेंगी। सबसे पहली है आपकी आर्थिक निर्भरता। तो देखिए, वृद्धावस्था में आर्थिक विपन्नता आ जाती है और दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, कई सारी विकलांगता जैसी कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोरी आ जाती है, तो इस तरीके का आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है निर्भरता। तो इसमें क्या होता है कि समाज पर या फिर अपने जो परिवार है उन पे या फिर दूसरों पर निर्भरता अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपको पॉइंट एकाकीपन। एकाकीपन का मतलब है अकेलापन। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरीके से अलग, सभी से अलग हो जाता है, सभी से कट जाता है। वह अकेला, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि जो उसके परिवार के लोग हैं वह भी उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगता है। ठीक है, तो ये एकाकीपन में आ जाएगा आपका। इसके बाद है आपका अंतरपीढ़ी अंतराल। अंतरपीढ़ी अंतराल से मतलब है आपका कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब जो किसी वृद्ध है कि जो उसके बच्चे हैं और जो उसके बच्चे के बच्चे हैं, तो इनसे क्या है कि उनका एक गैप आ जाता है काफ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो आपका अंतराल आ जाता है वो अंतरपीढ़ी अंतराल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आवास की समस्या। आपने देखा होगा कई सारे जो वृद्धावस्था में अपने कई लोग अपने जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था में घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की आवास से संबंधित कई सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका उपेक्षा आत्मसम्मान। तो उपेक्षा से मतलब है समाज में उपेक्षा का शिकार होते हैं। ठीक है, अपने परिवार से भी उनको काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। आत्मसम्मान, कई बार उन्हें, आपने देखा होगा कई बार मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि घर वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं, तो वह रोडों पे भीख मांगते हुए अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, तो उनका आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा इससे ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे जैसे इससे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारियां, कई सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ समस्याएं हो जाएंगी वृद्धजनों से संबंधित। ठीक है, इसको आप चाहें तो कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं इसमें आर्थिक समस्या, आपकी शारीरिक समस्या और आपकी सामाजिक समस्या। तो इन्हीं पॉइंटों को आप 3 कैटेगरियों में बांट के अपना इसको और ज़्यादा एलेबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी समस्याओं को आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनसे संबंधित वृद्धजनों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम या फिर क्या प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहला, इसको भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं कल्याणकारी कार्यक्रमों को या फिर जो प्रयास हैं उनको। पहला आएगा आपका संवैधानिक, इसके बाद आपका वैधानिक और देन इसके बाद आएगा आपका योजनागत। योजनागत में मतलब जिस जो उनके लिए कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो यहाँ पे आप बताएंगे। ठीक है, अब संवैधानिक में आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में आप लिखें वृद्धावस्था में लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 41 हो जाएगा, ये संवैधानिक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ प्रस्तावना का भी जिक्र कर सकते हैं कि प्रस्तावना में भी सभी को समानता के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका वैधानिक। तो वैधानिक कार्यक्रमों में क्या क्या रहेगा आपका, एक है आपका सबसे पहला रहेगा आपका वृद्धजन नीति, ये 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद। ठीक है, इसके बाद आपका भरण पोषण अधिनियम 2007। तो ये कुछ विधान है जो उससे वृद्धावस्था से संबंधित कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कुछ विधान है सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद योजनाएं देख लेते हैं। वृद्धावस्था से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे पहले आपकी रहेगी
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें क्या है आपकी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें बीपीएल के जो परिवार हैं, बीपीएल से नीचे मतलब लो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके वृद्धों को पेंशन दी जाएगी जिनकी आयु 60 प्लस हो चुकी है। उन्हें हर माह 500 रुपये की पेंशन इसमें दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। इसमें 300 रुपये प्रति माह पेंशन की सहायता दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका अटल पेंशन योजना। ये 2015 में प्रारंभ की गई थी अटल पेंशन योजना। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका अब देखिए इसमें क्या है कि योजनाएं आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ऐसा कोई खास वो नहीं है कि योजनाएं आपको जो सरकारी योजनाएं वही लिखनी है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि योजनाएं एक ऐसा मतलब एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसमें आप अपने मन से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समर्थ योजना है, तो इसमें आप लिख दें कि वृद्धावस्था में जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें ऐसे काम दिए जाते हैं जो वो अपने मतलब वृद्धावस्था में कर सकें। ठीक है, और उन्हें उसमें आर्थिक सहायता उससे मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपका स्वास्थ्य सिद्धि कार्यक्रम। स्वास्थ्य सिद्धि कार्यक्रम मतलब आपको बुजुर्गों के लिए चिकित्सा चलते फिरते चिकित्सा यूनिटों की स्थापना की गई है। इसमें उन्हें समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है जो कि निःशुल्क रहता है। ठीक है, इसके बाद वृद्धावस्था स्वावलंबन योजना, तीर्थ दर्शन योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट पे उनको अधिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो रेलवे टिकट है या फिर जो अन्य रेलवे या हवाई यात्राओं में जो टिकट रहते हैं उसमें उन्हें छूट मिलती है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो इसमें 40 से 79 साल तक आपके 300 रुपये प्रति माह पेंशन है, और 80 प्लस की जो महिलाएं हैं जो विधवा हैं उनको 500 रुपये प्रति माह का पेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी आप इसमें अपने मन से कुछ भी योजनाएं बना के लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको 2 या 3 योजनाएं आपको याद हैं, उसके बाद क्या करेंगे, तो आप अपने मन से कुछ भी योजनाएं आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी योजनाएं मतलब सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई सारे एनजीओ के माध्यम से कई सारी योजनाएं संचालित होती हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं रहेगा कि इसमें कुछ गलत आप लिख रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी योजना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप अंत में लिखना चाहें तो ये एक फैक्ट के रूप में आप बता सकते हैं। परिणाम आयोग, असम सरकार के द्वारा ये पहल की गई है जो काफ़ी सराहनीय पहल है। वहाँ पे क्या है कि परिणाम आयोग का गठन किया गया है असम सरकार के द्वारा। इसमें क्या रहेगा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो वेतन है उसमें से 10 से 15% की कटौती की जाएगी व माता पिता के खाते में वह रकम भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब प्रयास है असम सरकार के द्वारा, एक अनुकरणीय पहल है। तो ये आप अपने जो आपका निष्कर्ष रहेगा उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वृद्धावस्था वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निःशक्तजन। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो निःशक्तता की परिभाषा बतानी रहेगी क्या होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार चिकित्सीय दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति के शरीर का 40% से अधिक हिस्सा विकलांग हो जाता है तो वह विकलांगता की श्रेणी में आता है या निःशक्तजन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक फैक्ट बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का लगभग 2.1% आपके निःशक्तजन हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपका समस्याएं क्या रहेंगी इनसे संबंधित। यहाँ भी आप देखिए 2 या 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। आर्थिक समस्याएं आप अलग से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप सामाजिक समस्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो उसको कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं। समस्याएं देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी रोजगार से संबंधित समस्याएं। तो रोजगार से संबंधित समस्याएं इसमें क्या रहेगा, रोजगार का अभाव है। ठीक है, जो भर्तियां होती हैं, सरकारी जो भर्तियां निकलती हैं उनमें उनको काफ़ी कम कोटा मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच
की असुविधा है, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आपका कार्यस्थल पे उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा में जो निःशक्तजनों ने शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा आपका समाज में इन्हें हे दृष्टि से या फिर जो मतलब एक तरीके से उनको हमेशा उस दृष्टि से देखा जाता है कि ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, और उन्हें तिरस्कार की भावना से हमेशा समाज के लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है। हमेशा उनको दया का पात्र समझा जाता है। आपने कभी भी देखा होगा जो भी विकलांग है तो उन्हें हमेशा एक तरीके से लोग दूसरे उनको हमेशा एक दया का उनके प्रति भाव रखते हैं, ठीक है। उन्हें यही लगता है कि ये भीख मांगते हैं, इस तरीके की लोगों की उनके प्रति एक भावना बन जाती है, ठीक है। इसके बाद असुरक्षा का, तो समाज में और परिवार में उनको असुरक्षा का भाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि कभी भी उन्हें अपने परिवार से या समाज से कभी भी उन्हें बाहर किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका आर्थिक विपन्नता। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक रूप से ये पहले ही वैसे ही कमज़ोर होते हैं, इनको उतने रोजगार के अवसर नहीं मिलते, ठीक है, अपने परिवार पे इनको निर्भर रहना पड़ता है, समाज पे निर्भर रहना पड़ता है, तो इस तरीके से आर्थिक रूप से इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब विपन्नता का या फिर आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी ये समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रहेगा इसमें क्या क्या प्रयास हैं या फिर क्या कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें भी हम वही 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका संवैधानिक प्रयास, फिर उसके बाद वैधानिक, और फिर उसके बाद क्या योजनाएं इनसे संबंधित चलाई जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक में आपका रहेगा वही आपका आर्टिकल 41 है। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। देखिए आर्टिकल 41 क्या है कि ये आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 41 कहता है, जो अनुच्छेद 41 है वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। चाहे वह निःशक्त हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, ठीक है, या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, तो ये आपका जो आर्टिकल है इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वह आपका दिव्यांग हो या फिर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो, तो दोनों में कभी भी इस बात पे उनमें भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोनों को अगर उनसे काम लिया जा रहा है तो उन्हें उस कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 21 का, तो जो 21 का है इसमें क्या रहेगा? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। ये आपका एक मौलिक अधिकार है शिक्षा का, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे वह निःशक्त हो या फिर सामान्य हो, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार संविधान हमारा देता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके वैधानिक जो प्रयास हैं उसमें रहेगा आपका दिव्यांग अधिनियम 2016। ये आपका जो विकलांगजन अधिनियम 1995 था उसी में कुछ सुधार किए गए हैं, तो यह उसका नया जो रूप है वो है दिव्यांग अधिनियम 2016, ठीक है। इसे 2016 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें कुछ नए प्रावधान हैं जो जोड़े गए हैं, तो इसमें आप जो प्रावधान है वो देख लीजिएगा। 7 से बढ़ा के 21 श्रेणियाँ कर दी गई हैं विकलांगता की, ठीक है। इसके बाद जो शिक्षण और शिक्षण संस्थान में और नौकरियों में इन्हें 4% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद रहेगा आपका दिव्यांगों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। इसी के साथ आप एसिड अटैक से जो पीड़ित होते हैं, जिन पे मतलब एसिड से हमला किया गया है, तो उससे जो पीड़ित लोग हैं उन्हें भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा आपका दिव्यांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर एक निधि की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दिव्यांग अधिनियम 2016 में जो नए प्रावधान है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इसके बाद आ रहेगा आपका अगला जो वैधानिक प्रयास है, इसमें रहेगा आपका भारतीय पुनर्वास परिषद। ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपका जबलपुर में है। इसमें क्या रहेगा? जो निःशक्तजन हैं उनको समग्र विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, ताकि वह अपने पैरों पे खड़े हो सके, मतलब वह अपना खुद का कुछ काम कर सकें, ठीक है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ये वैधानिक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद योजनाएं देख लेते हैं। अब योजनाओं में मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि आप योजना अपने मन से
भी लिख सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको योजनाएं रटनी है, आपको एक दो योजनाएं याद रखिए, बाकी सारी योजनाएं आप अपने मन से बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं, तो इसमें आप बता सकते हैं शिक्षा के लिए कुछ योजना, ठीक है, शिक्षा से संबंधित छात्रवृत्ति की योजना हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका दीनदयाल समर्थ योजना, ये 2004 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ये शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में जो निःशक्त जन है उनको विशेष रूप से सहायता प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद आपका सुगम्य भारत अभियान, ये 2015 में प्रारंभ की गई है। एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप योजना है जिसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसमें दिव्यांगों के लिए जो सार्वभौमिक पहुंच को निश्चित करना इसका उद्देश्य है। 2018 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो भी आपके रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, सरकारी भवन हैं या फिर अस्पताल हैं, उनको लगभग 50% तक दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसमें एक सुगम्य पुस्तकालय करके योजना है जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका समर्थ सिद्धि कार्यक्रम, ये जो आपके निःशक्त जन हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सक्षम अभियान, इसके तहत क्या रहेगा, जो आपके दिव्यांग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की तरफ से एनजीओ की सहायता से उन्हें विशेष प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम, इसमें भी आप वही चीज़ें लिख सकते हैं, विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित योजनाएं, ठीक है। फिर इसके बाद है ब्रेल शिक्षा केंद्र, जो दृष्टिहीन हैं, ठीक है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके समाधान के लिए ब्रेल शिक्षा केंद्रों की स्थापना सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके से आप इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लिखना चाहें तो कुछ और योजना आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास, ठीक है। तो इसमें क्या है, उनको जो दिव्यांग है उन्हें रोजगार के समान अवसर, समाज में समानता, ठीक है, उनके लिए नेत्र प्रत्यर्पण या फिर कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, इन सब की उपलब्धता की जा रही है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कुछ जो अन्य हैं, उसमें आप अन्य डाल के लिख सकते हैं कि इस तरीके एक आरबीआई ने दर्पण नाम से मोबाइल ऐप प्रारंभ की है जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए, वो मतलब आपके जो आपके नोट आते हैं उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है उसमें या जो समाचार आते हैं उनमें जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए अलग से विशेष प्रकार के समाचार प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है। समाज में जागरूकता से संबंधित कई सारे अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई सारी सरकार की संस्थाएं हैं जो इससे संबंधित कार्य कर रही हैं, जैसे शारीरिक विकलांग संस्थान है नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकलांग संस्थान, इसके अलावा राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र सीहोर, ये सीहोर में स्थापित है, ठीक है। एक सुगम्य पुस्तकालय आपके जबलपुर में खोला गया है। तो इस तरीके के आप अन्य पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। वंचित वर्ग में इसकी सबसे पहले क्या परिभाषा होगी वो देख लीजिए। वंचित वर्ग में आप लिख सकते हैं उपवंचनाओं के शिकार तथा समाज में हाशिए पर धकेल दिए गए ऐसा वर्ग जो उपवंचनाओं का शिकार है और समाज में हाशिए पर है, वंचित वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन आते हैं, SC ST OBC, अल्पसंख्यक महिला, ये सभी वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद इनसे संबंधित कुछ प्रावधान, समस्याएं और योजनाएं ये देखेंगे, ठीक है। तो समस्याएं वही रहेंगी जो इससे पहले मैंने आपको वृद्धजन, निःशक्तजन और उनसे संबंधित बताई हैं, ठीक है। तो वो आप अपने से लिख सकते हैं समस्याएं। अब इसमें देखिए सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान में आपका कुछ संविधान से संबंधित आर्टिकल हैं जो इन वर्गों के लिए दिए गए हैं, तो इसमें आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बाकी ये मैंने आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहला रहेगा आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये आपका आप इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इसको
ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारे संविधान में दिया गया है। इसके बाद आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब जो सरकारी नौकरियां रहेंगी उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 46 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 330 है, ये लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद आर्टिकल 332 है, ये सेम आपका विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। इसके बाद आर्टिकल 243D, ये ग्राम पंचायतों में आरक्षण देता है। इसके बाद आपका आर्टिकल 243D, ये आपका नगरीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो वंचित वर्ग हैं उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। इसमें आप अपने से भी कुछ और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं इनसे संबंधित योजनाएं। तो योजनाओं में देखिए मोस्टली आपसे जो अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं पूछी जा सकती हैं और अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अल्पसंख्यकों वाली ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहली योजना है आपकी भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना, इसमें क्या लिखेंगे आप, जहाँ पे 50% अधिक SC वर्ग का निवास है, ऐसे क्षेत्रों में उनको शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपके ITI की स्थापना हुई, उच्च शिक्षा हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देना हुआ, इंदिरा आवास योजना हुई। ये सभी उन क्षेत्रों में भारत निर्माण योजना के तहत ये सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका समर्थ सिद्धि योजना। इसमें क्या रहेगा आपका, केंद्र सरकार ने 2016 में इसको योजना को प्रारंभ किया। इसमें जो आपके SC वर्ग के बेरोजगार युवा हैं उनको कौशल उन्नयन के लिए इसमें योजना चलाई जाएगी, जिसमें उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक छात्रवृत्ति योजना है जो बाबू जगजीवन राम योजना है, ठीक है। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना है। ये भी विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें ये इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपका डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र, तो ये आपके हर ज़िले में स्थापित किए गए हैं जहाँ पे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पे उन्हें रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त विकास निगम। SC के जो आर्थिक सशक्तिकरण हेतु इसमें उन्हें मतलब कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपना कुछ भी कारोबार प्रारंभ कर सकें, ठीक है। तो ये योजनाएं हैं आपके SC वर्ग से। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले उसमें लेक्चर में कि आप योजना अपने मन से भी बना सकते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि योजना आपको रटनी है, आप अपने मन से भी योजनाओं को बना के लिख सकते हैं, ठीक है, ये चल जाएगा। इसके बाद आता है आपका अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजनाएं। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु सबसे पहला रहेगा आपका 15 सूत्रीय कार्यक्रम। ये 2006 में प्रारंभ किया गया। इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम में आपका शिक्षा के अवसर, रोजगार, आर्थिक गतिविधियां, विकास परियोजनाएं, सामाजिक हिंसा पर रोक, सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता आदि इस तरीके के कुछ 15 सूत्र थे जिनके अंतर्गत आपका ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला नई उड़ान योजना। ये कुछ योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। तो नई उड़ान योजना है आपका जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं UPSC या राज्य PSC परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसमें उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका पढ़ो परदेश योजना। इसमें वही रहेगा, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति योजना है। मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है। इसके बाद है आपका जियो पारसी योजना, पारसी समुदाय से संबंधित है, उनके सशक्तिकरण हेतु ये इस योजना का संचालन किया जाता है। फिर इसके बाद आपका हमारी धरोहर योजना। हमारी धरोहर योजना में क्या हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित समृद्ध विरासत है उनके संरक्षण से संबंधित ये योजना है। इसके बाद है आपका नई मंजिल। नई मंजिल योजना हो जाएगी, मुस्लिम वर्ग से संबंधित है। मुस्लिम वर्ग के जो बेरोजगार युवा उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने स्वयं का स्वरोजगार कर सकें, ठीक है। इसके बाद है आपकी नई राह योजना। नई राह योजना ये भी मुस्लिम वर्ग से संबंधित है। जो मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उन्हें पुनः पढ़ाई के से संबंधित ये योजना है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका नई रोशनी।
नई रोशनी योजना यह अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं से संबंधित है। इसमें महिलाओं को सरकारी संस्थाओं और बैंकों से जोड़कर सशक्त बनाने की ये योजना है। इसके बाद है आपकी नालंदा योजना। नालंदा योजना में ये कौशल प्रशिक्षण से संबंधित योजना है, जिसमें उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी योजनाएं हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। देखिए, विस्थापित वर्ग से आशय है किसी को अपना जो मूल स्थान है वहाँ उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़े तो वह उसके लिए विस्थापन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके इसमें सिलेबस में विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग है, तो इसमें आपको और अदर जो विस्थापन की वो हैं वो नहीं आपको पढ़नी। जैसे देखिए, एक संघर्ष प्रेरित विस्थापन होता है, जिसमें मान लीजिए जैसे आपका कहीं दंगे हो रहे हैं तो वहाँ से विस्थापन हो गया है ना, जैसे कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, तो वो एक अलग टॉपिक है, तो वो आपका इसमें है नहीं। तो आपको केवल यहाँ पे विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापन पढ़ना है, ठीक है। अब विकास परियोजनाओं का क्या मतलब है और इसमें किस तरीके से विस्थापन होता है, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन व पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में अपने घर और अपनी भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद विकास परियोजनाएं क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं रेलवे लाइन का विकास हो रहा है, कहीं एयरपोर्ट आ रहा है, कहीं पे बांध बनाया जा रहा है, हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, औद्योगिक संयंत्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके की ये सारी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप यहाँ उदाहरण दे सकते हैं, सरदार सरोवर परियोजना जो थी, जिसमें सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, उससे लगभग 50,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, ठीक है। इससे संबंधित आंदोलन भी चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने सुना होगा, इससे संबंधित है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण दे सकते हैं आप, कूनो पालनपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर में, तो वहाँ पे जब एशियाई शेर को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, तो लगभग 24 गाँवों को वहाँ से हटाया गया। तो लगभग जो 24 गांव थे वहाँ के उस क्षेत्र में, तो उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो इस तरीके से जितनी भी विकास परियोजनाएं होती हैं उनसे संबंधित कहीं ना कहीं आपको विस्थापन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं या प्रभाव आते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि भूमिहीनता का शिकार होना पड़ता है, लोगों को अपनी जो उनकी भूमि है उसका स्वामित्व त्यागना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी के अलावा आपकी भोजन की असुरक्षा की समस्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपने रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तो खाने का तो क्या ही कहना, इस तरीके से। इसके अलावा जो उनका एक सामाजिक ढांचा है वह विघटित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे देखिए कोई एक गांव है तो वहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं उन्हें वहाँ उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे जाना पड़ता है, तो उनका पूरा जो भी उनका सामाजिक जो भी ताना बाना था वह पूरा बिखर जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य क्या पॉइंट होगा इसमें, पहचान का क्षरण, लोगों को पहचान, जो उनकी पहचान है, जो जिस स्थान पर वह रह रहे हैं उससे जो जुड़ी उनकी पहचान है वो उस पहचान का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको जैसे पता होगा, आपका इंदिरा गांधी जो परियोजना थी जिसके तहत खंडवा में जो बांध बनाया गया था, उसमें एक हरसूद नामक स्थान था, वह उसमें पूरा उसके डूब क्षेत्र में आ गया था, तो वो वहाँ पे कई सारे लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद होगा कि जो विस्थापन होता है लोगों का, उनके उससे फिर पुनर्वास की योजना चलाई जाती है, लेकिन उन्हें उस पुनर्वास का लाभ नहीं मिलता। तो ये और भी जो योजनाएं रहती हैं उनके लिए उनसे संबंधित, तो उनका उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, तो वो उन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। उनके पुनर्वास की कोई उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो पुनर्वास की एक समस्या आ जाती है, सभी को पुनर्वास नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद जो उनके प्राकृतिक संसाधनों पर जो उनके अधिकार होते हैं विस्थापन के कारण उन्हें वे छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। भाषा, बोली, परंपरा, इन सभी का विघटन हो जाता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो लोग रह रहे हैं उन्हें उचित ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाता, ठीक है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक जो उन्हें कष्ट होता है वो भी इसमें आप एक पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर इससे संबंधित
मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग को किस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो आप ये समस्याएं लिख देंगे। अगर वो प्रभाव भी पूछे तो भी आप यही पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको प्रयास पूछे जाते हैं कि क्या प्रयास किए गए हैं या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो आप इन्हीं जो आपके प्रभाव या समस्याएं हैं उन्हीं में से आप उन्हीं को आप प्रयास के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए उन्हें उचित स्थान पर पुनर्वास किया जाए, ठीक है, उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, है ना, इस तरीके के पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं। का नेक्स्ट है इसमें मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास संबंधित नीति और राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2013। तो ये एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। आप देखिए ये क्वेश्चन आपसे अगर 11 मार्कर में पूछा जाता है, इनमें से मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2013 के क्या प्रावधान थे, तो इसमें आप पहले विस्थापित वर्ग के बारे में बताइए, विकास परियोजनाओं से किस तरीके से उन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उनकी समस्या आ रही हैं, फिर उसके बाद आप इस जो नीति है उसकी प्रावधान लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो मध्य प्रदेश सरकार की नीति है और जो राष्ट्रीय नीति है दोनों में प्रावधान लगभग सेम ही रहेंगे, तो आप कोई अलग से इनके प्रावधान लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वही एक ही प्रावधान बना लीजिए, वही आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही किया, यहाँ पे आपको एक ही प्रावधान है, आप दोनों क्वेश्चनों में वही सेम प्रावधान लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ जैसे मान लीजिए आपसे जो उपाय या प्रयास पूछे जाएँ वहाँ पे भी आप इन्हीं प्रावधानों को लिख के आपका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका विस्थापितों को निश्चित समय में आवास की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आपका कोई बांध बन रहा है, तो उसके डूब क्षेत्र में जो गांव आ रहा है वहाँ से विस्थापन अगर करना है तो उन्हें उसी तरीके की दूसरी जगह पे उन्हें आवास की व्यवस्था की जाए, ठीक है। इसके बाद विस्थापितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा पॉइंट रहेगा आपका पुनर्वास की जो नीति है उसमें पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए, ठीक है। मध्यस्थों की समाप्ति, तो ये एक और प्रावधान इसमें रखा गया है कि जो मध्यस्थ या जो बिचौलिए रहते हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया से हटा दिया गया, ठीक है। अब इसमें जो आपके विस्थापित हैं उन्हें जो भी परियोजना निर्माण हो रहा है उसमें उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई। मान लीजिए कोई औद्योगिक संयंत्र की स्थापना की जा रही है तो वहाँ पे जो विस्थापित लोग हैं उन्हें ही उसमें काम देने की बात कही गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें विशेष पेंशन प्रदान करने की बात की गई है इसमें, ठीक है। इसके बाद है शिकायत हेतु आपके लोकपाल की स्थापना की बात कही गई है। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट बन जाएगा ग्राम सभाओं से परामर्श लेने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका किसी परियोजनाओं में जो विस्थापित हैं उन्हें उसमें शेयर देने का भी विकल्प रखा जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन करने का एक प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रावधान वाले पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। ये आप इसमें आप कुछ और पॉइंट अगर अपने से लिखना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए विस्थापन में कोई ऐसा उनका विस्थापन किया जाए ताकि उनके रहवास पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ठीक है। उनकी जीवन शैली के अनुरूप उन्हें नया वातावरण प्रदान किया जाए, ठीक है। निश्चित समय में मुआवजा प्रदान किया जाए, ठीक है। उनको जो जिस स्थान पर उनका पुनर्वास किया जा रहा है वह लगभग जिस स्थान पर वे पहले रह रहे थे, निवास कर रहे थे, उसी तरीके का स्थान उनको देखकर दिया जाए। तो इस तरीके के आप अपने मन से भी यहाँ पे पॉइंट अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसमें मूल्यांकन पूछा जाता है कि विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप जो विस्थापन होता है उसका मूल्यांकन कीजिए, तो इसमें आप कुछ उसके आलोचनात्मक बिंदु लिख देंगे और उसके बाद कुछ उसमें जो समाधान के बिंदु हैं वो आप इसमें लिख देंगे। तो ये आप अपने मन से लिख लीजिएगा। एक दो पॉइंट मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आप जैसे इसमें ये लिख सकते हैं कि जो विस्थापन होता है उससे जो वहाँ के मूल्यवासी हैं उनका अनिश्चित वातावरण में नया जीवन उन्हें प्रारंभ करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद उन्हें जो प्रकृति से जो जुड़ाव है वह संबंध उनका ख़त्म होने का भय रहता है। उनके सांस्कृतिक विघटन की समस्या उत्पन्न होती है। शिक्षा और अजागरूकता के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो इस तरीके के आप इसमें मूल्यांकन के पॉइंट आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।